हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान के टॉपिक शीत युद्ध का दौर के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे शीत युद्ध की मुख्य घटनाओं के बारे में, उसके कारणों के बारे में, उसके परिणामों के बारे में और शीत युद्ध में किस किस की क्या भूमिका थी, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक जितनी भी वैश्विक घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं के अध्ययन को हम समकालीन विश्व राजनीति का नाम देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था, उसने पूरे विश्व को दहला दिया था। लेकिन उसके बाद 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो पहले की अपेक्षा काफ़ी भयानक था और उसमें जो मुख्य थे वो थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। दूसरे विश्व युद्ध में केवल यूरोपीय देशों ने ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व को काफ़ी जन और धन की हानि का सामना करना पड़ा था। दूसरे विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र कहलाए, उनमें थे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ। दूसरी तरफ जो धुरी राष्ट्र कहलाए वो थे जर्मनी, इटली और जापान। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने विजय प्राप्त की और धुरी राष्ट्रों की हार हुई। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में मुख्य रूप से दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई। एक थी अमेरिका, दूसरी सोवियत संघ। और दोनों ही महाशक्तियों ने नए स्वतंत्र होने वाले देशों को अपने अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश की। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के अनेक देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे और दोनों ही देशों ने, दोनों ही महाशक्तियों ने ये प्रयत्न जारी किया कि ये नए स्वतंत्र होने वाले राष्ट्र हमारे खेमे में शामिल हो जाएं। ऐसा क्यों चाहते थे, एक बार देख लेते हैं कि दोनों महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने खेमे में शामिल करना क्यों चाहते थे, क्या उनसे लाभ होने वाले थे। महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ थे वो देखते हैं। पहला, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना चाहते थे वो बड़ी शक्तियाँ। सैन्य ठिकाने बनाने के लिए भी वो चाहते थे कि छोटे देश उनके खेमे में शामिल हो जाएं। आर्थिक सहायता प्राप्त करना भी उनका एक उद्देश्य था। और अंत में भूक्षेत्र, ताकि महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। इसलिए वो चाहते थे कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ये छोटे देश जो स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं, ये उनके दल में सम्मिलित हो जाएं। ये दल कौन कौन से थे वो देखेंगे हम। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 से लेकर 1990 तक के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति रही, उसी स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियाँ थी, जिसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, प्रचार, शस्त्रों की दौड़, इन साधनों का शीत युद्ध में प्रयोग किया गया था। बंदूकों और बमों का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि कूटनीति के द्वारा, विचारों के द्वारा, घृणा के द्वारा, प्रचार के द्वारा, प्रसार के द्वारा एक दूसरे गुट को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया था। ये दो गुट मुख्य तौर पर थे, दो विचारधाराएं थी, अमेरिकी गुट तथा सोवियत गुट। अमेरिकी गुट पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था और सोवियत गुट साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। इन दो विचारधारा के आधार पर लगभग 45 साल तक पूरे विश्व में शीत युद्ध चलता रहा। इसकी मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गुटों ने
अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक सैन्य संधि संगठन बनाए। उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अप्रैल 1949 में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का गठन किया गया। ये गठन अमेरिका के द्वारा किया गया था लोकतंत्र को बचाने के नाम पर। दूसरा 1954 में सीटो का गठन किया गया। सीटो यानी कि साउथ ईस्टर्न एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। ये गठन भी अमेरिका के द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए किया गया था। मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो संधि संगठन किया गया उसका नाम था सीटो। 1955 में बगदाद पैक्ट अमेरिका के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भी साम्यवाद को रोकना था। सोवियत संघ के नेतृत्व में 1955 में वार्सा संधि की गई। इसका उद्देश्य पूंजीवाद को रोकना था। इन संधि संगठनों के पीछे क्या उद्देश्य था? ये दोनों संगठन अपना प्रभाव बढ़ाते हुए छोटे देशों से लाभ प्राप्त करने के लिए ये संगठन बना रहे थे और छोटे देश भी इनमें सम्मिलित हो रहे थे। उसके पीछे कारण था कि उन्हें सुरक्षा और हथियार चाहिए थे, आर्थिक मदद भी चाहिए थी, इसलिए वो महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। एक बात और थी कि परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त जनित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता और तनाव की स्थिति बनी रही, जिससे शीत युद्ध कहा गया था। तो ये मुख्य संधि थी जिनके द्वारा सैन्य संगठनों की स्थापना की गई, दोनों ही विचारधाराओं वाले देशों के द्वारा। अब हम देखते हैं युद्ध के दायरे यानी कि विवाद के जो मुख्य क्षेत्र रहे शीत युद्ध के दौरान, उनकी हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसी घटनाएं थी जिसने शीत युद्ध को काफ़ी बढ़ावा दिया था। तो सबसे पहले घटना थी बर्लिन की नाकाबंदी 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी की गई थी सोवियत संघ के द्वारा, जिसने शीत युद्ध की शुरुआत मानी जा सकती है। जिससे बर्लिन नाकाबंदी शीत युद्ध के पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संकटों में से एक थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के बहुराष्ट्रीय कब्जे के दौरान सोवियत संघ ने पश्चिमी नियंत्रण के तहत बर्लिन के क्षेत्रों में पश्चिमी मित्र राष्ट्रों के रेलवे, सड़क और नहर की पहुंच का अवरोध कर दिया। मतलब कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिसमें जर्मनी की हार हुई थी, जर्मनी को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो भागों में बांट लिया गया था। तो एक भाग अमेरिका पर के कब्जे में था, दूसरा सोवियत संघ के कब्जे में था। तो उस दौरान बर्लिन की नाकाबंदी करके सोवियत संघ ने पश्चिमी मित्र राष्ट्रों की रेलवे, सड़क और नहर की जो पहुंच थी उसको बंद कर दिया था और इसी घटना को बर्लिन की नाकाबंदी कहा गया था, जिसके कारण शीत युद्ध की शुरुआत मानी गई। दूसरी मुख्य घटना थी कोरिया संकट। कोरिया युद्ध का प्रारंभ 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने जब दक्षिण कोरिया पर हमला किया, इसी के साथ कोरिया युद्ध की शुरुआत हुई थी। और इस कोरियाई युद्ध में एक तरफ उत्तर कोरिया था जिसका समर्थन कर रहा था सोवियत संघ और चीन, दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया था जिसका समर्थन कर रहा था अमेरिका। युद्ध का अंत हुआ बिना निर्णय के, परंतु जन स्थिति इतनी हुई और तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कोरिया संकट के कारण। कोरिया विवाद संभवतः संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति सामर्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण था। मतलब कि कोरियाई युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति का सामर्थ्य की परीक्षा होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ कितना शक्तिशाली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान में कितना सफल रहेगा, इस बात की जांच हुई थी। एक विचारक हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शूमा, उन्होंने इसे सामूहिक सुरक्षा परीक्षण की संज्ञा दी थी।
2020 में इस युद्ध ने 70 वर्ष पूरे कर लिए और इस उपलक्ष्य में दक्षिण कोरिया ने उसे युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय कर्नल स्वर्गीय A.G. रंगराज को अपने देश का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान वार हीरो से सम्मानित किया। दक्षिण कोरिया ने भारत के जो कर्नल थे A.G. रंगराज को दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े युद्ध सम्मान वार हीरो से सम्मानित किया है, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल A.G. रंगराज ने 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस से नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच हुई जंग में मोबाइल आर्मी सर्जिकल हॉस्पिटल को चलाया था और उन्होंने जिस प्लाटून की अगुवाई की थी उसमें 627 जवान सम्मिलित थे। ये था कोरिया संकट और 2020 में इसका महत्व, जिसको हम समकालीन समय में जोड़ सकते हैं। अगली समस्या जिसने शीत युद्ध को काफ़ी बढ़ावा दिया था वो थी वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप 1954 में। शीत युद्ध के दौर में एक और भीषण युद्ध हुआ, वियतनाम युद्ध। वियतनाम का गृह युद्ध था ये, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। उत्तरी वियतनाम को चीन से सहायता मिल रही थी और साम्यवादी देशों से सहायता मिल रही थी, जबकि दक्षिणी वियतनाम के साथ अमेरिका और मित्र देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। वियतनाम युद्ध के चरम पर होने और अमेरिका के मित्र देशों की सेना की भीषण मार्गक्षमता को भली भांति जानते हुए भी लाओस, जो एक छोटा सा देश है, लाओस ने अपनी धरती उत्तरी वियतनाम की सेना के लिए मुहैया करा दी। मतलब कि लाओस ने अमेरिका को चैलेंज किया, जो एक छोटा सा देश है, वियतनाम की जो उत्तरी वियतनाम की सेना के लिए अपनी धरती दे दी थी। इस एक निर्णय ने लाओस के भविष्य को बारूद के ढेर के नीचे हमेशा दबा दिया, क्योंकि अमेरिका इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक छोटा सा देश अमेरिका जैसी महाशक्ति को चैलेंज करे, और इस निर्णय पर गुस्सा उसे बहुत ज़्यादा आया, जिसके कारण उसने उस पर हमला कर दिया और उत्तर वियतनाम की सेना और छोटे से देश लाओस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका सेना ने वहाँ पर भीषण हवाई हमले किए और अमेरिका की वायुसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के इस छोटे से देश लाओस पर ढेर सारे मात्रा में बम गिराए, जो कि शीत युद्ध के बढ़ावे देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था वियतनाम का गृह युद्ध। इसके बाद जो एक और मुख्य संकट रहा जिसने शीत युद्ध के काल को काफ़ी बढ़ा दिया था, उसको हम कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट 1962। क्यूबा मिसाइल संकट को अक्टूबर संकट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक टकराव हुआ था, इसलिए इसे अक्टूबर संकट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यूबा संकट में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई थी। सितंबर 1962 में क्यूबा और सोवियत सरकारों ने चोरी छिपे क्यूबा में महाद्वीपीय अमेरिका के अधिकांश भागों पर मार करने की क्षमता वाली अनेक मध्यम और मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलें लगानी शुरू कर दी। मतलब क्यूबा ने सोवियत सरकार की सहायता से क्यूबा के कुछ महाद्वीपों में ऐसी जगह मिसाइलें सेट कर दी जिनसे अमेरिका के अधिकतर भागों पर मार की जा सकती थी। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? सितंबर 1962 में ये किया गया था जब इसके करने का कारण ये था कि 1958 में यूके में IRBM और 1961 में इटली और तुर्की में जुपिटर IRBM। मतलब अमेरिका ने इटली और यूके में पहले ही ऐसी मिसाइलें सेट कर रखी थी जो सोवियत संघ पर, मॉस्को पर सीधा नाभिकीय हमला कर सकती थी। इसके बदले में सोवियत संघ ने 1962 में ये किया कि क्यूबा में मिसाइलें सेट कर दी। तो दोनों ही देशों ने ऐसी जगह मिसाइलें सेट कर दी जिसके द्वारा दोनों देश एक दूसरे पर आसानी से मिसाइलें दाग सकते थे। तो ये था क्यूबल मिसाइल संकट, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल लगा दी थी जो सीधे अमेरिका पर मार कर सकती थी,
और अमेरिका ने पहले ही इटली व तुर्की में मिसाइलें लगा रखी थी जो सीधे मॉस्को पर हमला कर सकती थी। फलस्वरूप नाकाबंदी से जो संकट पैदा हुआ उससे लगने लगा कि शीत युद्ध अब एक नाभिकीय संघर्ष पे कगार पर आ पहुंचा है। मतलब कि इस शीत युद्ध की समाप्ति नाभिकीय युद्ध होकर ही समाप्त होगी, ऐसा लगने लगा था एक समय पर। लेकिन इसको संकट को टाला गया आपसी बातचीत के द्वारा, गुप्त रूप से पिछले दरवाजे के संचार के जरिए एक प्रस्ताव की पहल की गई जो 28 अक्टूबर 1962 को टकराव समाप्त हो गया। ये टकराव जब समाप्त हुआ जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यूथांट जॉन एफ कैनेडी और यूथांट ने सोवियत प्रमुख निकिता क्रुश्चेव के साथ समझौता किया। क्या समझौता था ये? कि सोवियत संघ अपने आक्रामक हथियारों को हटा ले, उसके बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा पर कभी भी आक्रमण नहीं करने का वादा दिया। तो इस समझौते के साथ क्यूबा संकट की समाप्ति हुई थी जब जॉन एफ कैनेडी और यूथांट ने निकिता क्रुश्चेव को ये कहा कि आप अपने हथियारों को वापस हटा लीजिए और हम अपने इसके बदले में क्यूबा पर कभी भी आक्रमण न करने का वादा करते हैं। तो इस तरह क्यूबा मिसाइल संकट की समाप्ति हुई। शीत युद्ध के समय एक और अवधारणा मुख्य उभर कर सामने आई जो कि इस शीत युद्ध दो ध्रुवीयता वाली विश्व के लिए चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई थी, वो थी गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी स्थापना के लिए भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमार नासिर, युगोस्लाविया के टिटो, इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के एनक्रोमा ने मिलकर 1961 में एक 25 सदस्यों के साथ मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। और इस संगठन में जितने भी नए नए देश स्वतंत्र हुए वो अधिकतर देश इसमें सम्मिलित हुए। इसका उदाहरण इस तरह हम समझ सकते हैं, जुलाई 2009 में इन देशों का 15वां सम्मेलन मिस्र में हुआ था जिसमें इनकी संख्या 118 थी और 15 देश पर्यवेक्षक थे और पर्यवेक्षक संगठनों की संख्या 9 थी। तो अब जानते हैं कि जो तीसरी दुनिया के देश थे, मतलब कि नए स्वतंत्र होने वाले देश थे, उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण क्यों किया? क्योंकि जितने भी नए राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे उनको पता था कि सैनिक गुट उनकी स्वाधीनता व शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे, इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया। दूसरा, नए राष्ट्र जानते थे कि सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से अस्त्र शस्त्र के निर्माणों को बढ़ावा मिलेगा जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा होगा। तीसरा, ये देश इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक निर्माण की एक भारी जिम्मेदारी थी और इस कार्य को युद्ध और तनाव के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए नए स्वतंत्र देशों ने, तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। एक और विचार है जो कि इससे ही मिलता जुलता है गुटनिरपेक्षता से, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष देशों ने 1972 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन था, उसमें एक नई व्यापार नीति की ओर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया ताकि विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब देशों का आर्थिक शोषण समाप्त हो सके। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से पहले जितने भी विकसित देश थे उनके द्वारा विकासशील देशों का निरंतर शोषण किया जा रहा था और इसी शोषण से बचने के लिए सभी विकासशील देशों ने मिलकर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग रखी जिसके द्वारा ये शोषण बंद हो सके और विकासशील देश अपना खुलकर विकास कर सके। तो ये थी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो 1972 में आई थी। अब हम देखते हैं प्रमुख शस्त्र नियंत्रण संधियाँ। शीत युद्ध के दौरान बहुत सारी शस्त्र नियंत्रण संधियाँ की गई। क्यों की गई है? क्योंकि शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे देश एक दूसरे से डरे हुए थे जिस कारण वो बहुत सारे हथियारों का निर्माण कर रहे थे और इसे हथियारों
के निर्माण की होड़ कहा गया और इस हथियार निर्माण की होड़ को रोकने के लिए समय समय पर बहुत सारी संधियाँ की गई। उनमें से प्रमुख संधियों को हम देख लेते हैं। पहली है LTBT लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो कि 1963 में की गई। इस संधि के द्वारा जल, वायुमंडल और अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी गई। दूसरी है NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968 में की गई। इस संधि के द्वारा पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के अलावा कोई अन्य देश परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता था। मतलब जिनके पास परमाणु शक्ति पहले है वो अपने प्रयोग कर सकते थे, लेकिन कोई भी नया देश परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता था। तीसरा है SALT स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क, 1972 में SALT की गई। इनके द्वारा घातक प्रतिरक्षा हथियार परिशमन की व्यवस्था की गई। और अंत में START स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, 1991 में और START 2 1993 में। इनके द्वारा सामरिक अस्त्र परिशमन न्यूक्लियर संधि की गई। तो ये थी प्रमुख शस्त्र नियंत्रण संधियाँ जिनके द्वारा हथियारों की होड़ को कम किया गया, हथियार निर्माण को कम किया गया। अब हम बात करते हैं भारत व शीत युद्ध। भारत की इस शीत युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका रही। भारत ने नए स्वतंत्र होने वाले देशों की अगुवाई की और उसने USA तथा USSR दोनों से ही अच्छे संबंध रखने की कोशिश की और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता की। भारत ने USA और USSR दोनों के साथ अच्छे संबंध रखे, जिससे दोनों तरफ से उसे सहायता मिलती रही। वर्तमान समय की हम बात करें तो 17वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के भागीरथी द्वीप में 2016 में किया गया था और वर्तमान में भी इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। 17 देश इसके पर्यवेक्षक देश हैं तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति आदि मुद्दों पर बात की गई, जो कि हम जानते हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 1972 में UNO के व्यापार और विकास, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसके द्वारा एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण न किया जा सके, इसकी हमने पहले बात की थी। इसमें हम देखेंगे शीत युद्ध के दौरान जितने भी मुख्य घटनाएं हुई उनका हम कालक्रम के हिसाब से एक बार रिवीजन करेंगे। 1947 में साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन सिद्धांत दिया था। 1947 से 52 में मार्शल प्लान आया था। मार्शल प्लान के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप में के पुनर्निर्माण में अमेरिका ने सहायता दी थी। 1948-49 में बर्लिन की घेराबंदी की गई थी और अमेरिका और उसके साथी देशों की आपूर्ति जो उसने भेजी थी, अमेरिका और उसके साथी देशों ने, उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया था। बर्लिन की नाकाबंदी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। 1950 से 53 कोरिया युद्ध, इसकी हमने चर्चा की थी। 1954 में सीएटो का गठन। 1954 से 75 वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, वियतनाम युद्ध भी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। 1955 बगदाद समझौता, जिसे बाद में सेंटो का नाम दे दिया गया। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स पर आक्रमण। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। 1962 क्यूबा का मिसाइल संकट हमने अभी पढ़ा था। 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन का दौरा। 1978 से 89 कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1985 गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई
पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ। 1990 में जर्मनी का एकीकरण और 1991 सोवियत संघ का विघटन, इसी के साथ शीत युद्ध की समाप्ति। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।